मलाइका ने ईमान को सीढ़ियों से उतरते देखकर इन सब से कहा। सभी ने ईमान को देखकर ओए होए के नारे लगाए। ईमान लबों पर शर्मीली मुस्कान लिए उनके करीब आई। कितने दिनों से उस पर छाई यासियत न जाने कहाँ झुक गई थी। सभी ने रस्म की मुनासबत से पीले रंग के ड्रेसेस बनवाए थे, मगर तमाम लिबास तराश खराश में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। वो सभी ईमान को साथ लिए हंसती खिलखिलाती लॉन में आई। लीजिए शागुल, सभी चुड़ैलें नाजिल हो चुकी हैं। आहत की नज़र उन पर पड़ी तो उसने अकीला बेगम को मुतवज्जो किया था। इन्हीं आंखों ही आंखों में इन सब की नज़र उतारी। सारे लड़के भी अकीला बेगम के इर्द गिर्द कुर्सियाँ डाले बैठे थे। माशाल्लाह, मेरी बेटियां कितनी प्यारी लग रही हैं। अकीला बेगम ने उनके करीब आने पे कहा। थैंक यू शागुल। अनादल ने अपने खुले सिल्की बालों को उठा कर पीछे किया था। तौबा तौबा, क्या ज़माना है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। सुबह तक तो सारी चुड़ैलें थी और अब एकदम से परियां। ये कौन सी जादू की छड़ी है बुआ? आपको मालूम हो तो मुझे भी बताइएगा। आहद ने साथ बैठी बुआ को भी बीच में घसीट लिया। हाँ हाँ बुआ, मैं भी जाना चाहूँगा। मुर्तज़ा ने भी अपनी टांग अड़ानी चाहिए। ताहा और फरोज भी हंस दिए थे, जैसे वो किसी बड़े संजीदा मौजू पर बात कर रहा हो। खैरन बुआ उसका इशारा समझकर मुंह पर दुपट्टा रखकर हंसने लगी थी। आहद, अकीला बेगम ने उससे तनबीही अंदाज में गोरा। शागुल, इस लंबू को समझा दे कि हमसे न टकराए, वरना पाश पाश हो जाएगा। अरफा ने आहद की मोहब्बत का नगमा सुनाती आंखों में झांका। चलो गर्ल्स वहाँ चलते हैं। अरफा ने नाक मुंह चढ़ाते हुए आहद की तरफ देखा और सोफे के दाएं तरफ थोड़े से फासले पर रखे तख्त की जानिब इशारा किया, जिसे भी फूलों से सजाया गया था, और वहीं ढोलक भी मौजूद थी। अगले ही लम्हे वो सभी वहाँ तख्त पर बैठी ढोलक पीट रही थी। जाओ बेटा, बहनों को लेकर आओ ताकि रस्म शुरू की जाए, अकीला बेगम ने आहद से कहा। वो मुर्तज़ा, ताहा और फिरोज भी उठ खड़े हुए। खैरन ज़रा इनके साथ जाओ, ये ना हो कि बच्ची को यूं ही हाथ से पकड़ कर ले आए। अकीला बेगम ने हंसते हुए खैरन बुआ से कहा तो वो अपना सफ़ेद गरारा संभाले उठ खड़ी हुई। चारों लड़की आगे आगे और खैरन बुआ उनके पीछे पीछे अंदर की जाना बढ़ गई थी। वो बाहर आया तो उसकी नज़रें ईमान ही को तलाश कर रही थी, मगर वो कमरे में नहीं थी। उसने अपने दिल की कारस्तानियों पे उसे उसे झड़कते हुए बाकी की तैयारी मुकम्मल की। सफ़ेद शलवार सूट पर उसके लिए पीले रंग का साफा भी रखा गया था, मगर वो उसने बेड पर छोड़ दिया। अलमारी से अपनी ब्लैक वास्कट निकाल कर पहनी और कमरे से बाहर आ गया। घर के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर लॉन से होता लॉन की तरफ बढ़ने वाला था कि शुमाइला बेगम ने पुकारने पर पलटा। वो अपने कमरे से निकल रही थी। उनके हाथ में पीले और सफ़ेद रंग के फूलों के 2 गजरे थे। जी अम्मी, वो उनके पास आया। माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। शुमाइला बेगम ने उसके चेहरे पर मुलायमत से हाथ रखते हुए कहा। सफ़ेद शलवार सूट पे ब्लैक वास्कट और ब्लैक पेशावरी चप्पल पहने वो वाकई किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी से भी उसकी आन बान में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि ये संजीदा अंदाज उसे सब में मुख्तलिफ और मज़ीद खूबरू बना रहा था। उन्होंने आंखों ही आंखों में उसकी नज़र उतारी। गजनवी के इस अंदाज में तारीफ करने पर मुस्कुरा दिया। ऐ दुल्हन, जल्दी आओ ना। खैरन बुआ की आवाज़ पर वह दोनों पलटे थे। वो लाउंज में ही दरवाजे पर खड़ी शुमाइला बेगम की जानिब देख रही थी। बस आ ही रही थी बुआ। शुमाइला बेगम ने गजरे गजनवी की तरफ बढ़ाए, मगर उसने हाथ ही नहीं बढ़ाया। आए माशाल्लाह गजनवी मियाँ, दुल्हा तो तुम लग रहे हो। खैरन बुआ अपना सफ़ेद गरारा, जो रंग बिरंग कमकों की रोशनी में दमकने लगता था, संभालते हुए उनकी तरफ आई। करीब आकर उन्होंने गजनवी के कंधे पर हाथ रखा। अस्सलाम वालेकुम बुआ। गजनवी ने सर को थोड़ा सा खम दिया था। उन्हें देखकर उसे बल्कीस खाला याद आ गई थी। इन 4 दिनों में बल्कीस बेगम ने उसका बहुत ख्याल रखा था। दिन में तो वो ऑफिस में ही लंच कर लेता था, लेकिन वो रात में उसके लिए खाना ज़रूर भिजवाती थी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। कब आए तुम? सुबह से तुम्हारी माँ तो बावली हुई जा रही थी। खैरन बुआ ने दुपट्टा सर पे ठीक जमाते हुए शुमाइला बेगम की जानिब देखा। शुमाइला बेगम मुस्कुराती थी। बस अभी कुछ देर पहले ही पहुंचा हूँ बुआ। एक काम में फंस गया था कि वक्त पर निकल ना हो सका। आपको तो पता है किसी भी काम की शुरुआत इतनी आसान नहीं होती। बस इसी वजह से देर हो गई। अम्मी को तो फ़ोन पर कहा भी था कि देर हो सकती है। अम्मी तो यूं ही परेशान होती रहती हैं। वो माँ के कंधे पर बाजू फैलाए हुए
उन्हें खुद से करीब करते हुए बोला, "ए लो, ये भी खूब कही तुमने मियाँ। माँ है तुम्हारी और फिर ये परेशान भी क्यों ना हो। अब तुम छड़े छाड़ नहीं हो कि बस छतर बेमहार फिरते रहोगे। अब तुम्हारी दुल्हन है, और दुल्हन भी ऐसी कि जिसके मुंह में जुबान तो है मगर जंग की मारी हुई।" खैरन बुआ माथे पर हाथ मारकर बोली तो गजनबी हंस दिया। "बुआ कैसी बातें कर रही हैं आप? ईमान जरा खामोश तबीयत की है।" शुमाला बेगम ने बहू की साइड ली। "ए दुल्हन, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अब ऐसी भी क्या खामोशी के ज़ुबान को ज़ंग लग जाए। आए है, पहले कौन सा बोलती थी, मगर मियाँ के जाने बाद तो ऐसी चुप हुई कि जैसे बीबी की ज़ुबान भी साथ ही ले गए हों। खैरन बुआ शुरू हो चुकी थी, जबकि वो दोनों माँ बेटा मुस्कुरा दिए। बुआ भी हंसती। उन्हें ईमान की इस कदर खामोशी से बहुत कोफत होती थी, और फिर ईमान को भी गजनबी के जाने के बाद मज़ीद चुप लग गई थी। "ऐसा नहीं है बुआ।" शुमाइला बेगम बहू की तरफदारी करने से पीछे ना रही। "आए बस तुमको खामोश ही रहो दुल्हन, ऊपर से तुमने इसे बेजाला प्यार से सर पर चढ़ा रखा है। आए ये भी कोई लड़की है, बस हाँ हूँ नहीं मी सिखा रखा है अब माँ बाप ने नहीं, जहाँ बिठाओ वहीं बैठी रहती है।" खैरन बुआ जिस काम के लिए आई थी वो बोल चुकी थी। गजनवी के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई थी। वो खैरन बुआ की बात सुनकर हैरान हुआ था कि उन्होंने ईमान की खामोशी को उसके यहाँ से चले जाने से मशरूत किया था। "चलें छोड़े बुआ, ये बताएं आज आपकी बहन ने भी तो आना था ना, क्या वो आ गई हैं?" शुमाइला बेगम ने उनकी तवज्जो ईमान की जानब से हटानी चाहिए और उसमें कामयाब भी रही। "अरे हाँ, देखो मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हारे पीछे आई थी कि वो आ गई है, आकर मिल लो।" खैरन बुआ ने माथे पर हाथ मारा। "जी जी चलें, गजनबी बेटा ये गजरे ईमान को दे दो।" शुमाइला बेगम ने गजरे गजनबी के हाथ में दिए और खैरन बुआ के साथ आगे बढ़ी। गजनबी हाथ में पकड़े फूलों के गजरे को देख रहा था। "एक तो नगोड़ा मारा ये गाने बजाने वाला, जो लेकर आए हैं ये लोंडे कमबख्त, ऐसा शोर मचा रखा है कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे। ऐसा शोर, अल्लाह की पनाह। बाहर से अंदर आओ तो भूला होता है कि भैया किस काम के लिए आए थे। शुक्र है कि तुमने याद करवा दिया। लो देखो, हम तो समझे थे कि ये हमारी लड़कियां हैं जो ऊट पटांग गाने गाती हैं, जिनका ना सर है ना पैर। यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है।" खैरन बुआ नॉन स्टॉप बोलती शुमाइला बेगम के साथ लाउंज से निकल गई। अब फिर इस जादूगरनी की शक्ल देखनी पड़ेगी। वो दिल ही दिल में कुर्ता लौन के जाना पड़ गया। ये सबके सामने मैंने उसे दियो तो सबको मौका मिल जाना है। हाथ में गजर लिए वो लाउंज के दरवाजे पर खड़ा सोच रहा था। उफ, अम्मी को भी ये काम मुझसे ही करवाना था। खुद दे देती या किसी और से कह देती, अब ये काम भी मैं करूँगा। वो कोफत का शिकार होने लगा। कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर कुछ सोचकर वापस अपने कमरे में आ गया, मगर आने से पहले वो गजरे टेबल पर रखकर लॉन में आया। नजरें इधर उधर घुमाई तो ईमान उसे मलाइका और बाकी सबके साथ तख्त पर बैठी दिखाई दी। उसने कुछ करीब आकर मलाइका को आवाज़ दी। मलाइका के देखने पर उसने उसे इशारे से पास बुलाया। "जी भाई?" मलाइका ने पास आकर पूछा। "ज़रा अपनी भाभी को भेजो, मैं रूम में हूँ, एक शर्ट आयरन कर।" गजनबी ने मलाइका से कहा और फ़ौरन वापस मुड़ गया। मलाइका वापस आई और ईमान को गजनबी का पैगाम दे दिया। शर्ट इस्त्री करने का सुनकर वो रिलैक्स अंदाज में लाउंज से गुजर कर अपने कमरे में आई थी, मगर वहाँ तो बपरा हुआ शेर बैठा था। जैसे वो कमरे में दाखिल हुई, वो बेड से उतरकर तीर किसी तेज़ी से उसके पास आया। कुछ लम्हे तो वो उसे घूरता रहा। ईमान के दिल में गजनबी को लेकर कोई खुशफहमी तो थी नहीं, मगर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो इतने गुस्से में होगा। अब तो वो उसके मिजाज के सारे रंगों से आशना हो चुके थे। आसानी से उसकी आंखें पढ़ लेती थी। ये लो, अभी तो वो अपनी गलती ढूंढ रही थी कि गजनवी ने गजरे उसकी तरफ उछाले, जो उससे टकराकर उसके पैरों में गिर गए। "अगर तुम्हें ये चोंचले करने का बहुत शौक है तो अपनी शौक किसी और से पूरे करवाओ, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना।" गजनवी ने गजरों की तरफ इशारा करते हुए हिफ़्फ़त अमेज़ लहजे में कहा। ईमान उसके लहजे और अल्फाज पर गौर करती झुकी और पैरों के करीब पड़े गजरे उठा लिए। "और हाँ, अपनी ये ख्वाहिशें मेरी माँ के ज़रिए पूरी करना छोड़ दो, जाओ अब यहाँ से।" नख़वत से कहता वो रुख फेर लिया। ईमान को पहले कभी इतनी तहक़ीर महसूस नहीं हुई थी। आपको कोई गलत गलगलू लहजे में वो कह रही थी, मगर इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, वो तेज़ी से उसके पास से गुजर कर कमरे से निकल आया। गजनबी की इस बेइतनाई को देखकर आंखों में ढोलती नमी गालों पे छलक आई थी। "ईमान?" मलाइका की आवाज़ पर उसने जल्दी से आंसू पोंछे
اور गजरे पहनकर दरवाजे की तरफ आई। आ रही हूँ। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो मलाइका दरवाजे के पास ही खड़ी थी। चलो। वो दोनों साथ साथ चलती लाउंज में आई तो गजनबी वही लाउंज में बैठा था। भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मलाइका गजनबी के पास आई थी, जो उनको पास आते देखकर अब मोबाइल कान से लगाए किसी से बात कर रहा था। कुछ नहीं, एक इम्पोर्टेंट कॉल कर रहा था। उसने मलाइका के साथ खड़ी ईमान को देखा, जो उसकी जानब देख भी नहीं रही थी। उसने एक सरसरी सी नज़र ईमान पर डाली और मोबाइल पॉकेट में डालता उठ खड़ा हुआ और फिर लाउंज से निकल गया। वो दोनों भी उसके पीछे ही बाहर आई थी। फायका, जाओ ज़रा इस डीजे भाई को तो बंद करवाओ। मनहूस जानबूझकर हमारे गानों में अपने गाने उड़ा रहा है। लारेब ने फायका के हाथ से ढोलक खींची। खुद ही जाओ, मैं नहीं लगती इस काले के मुंह। मनहूस के सुर्ख डीले तो मुलाहजा करो, सारी लड़कियों पर ऐसे घुमा रहा जैसे इसके रिश्तेदार हूँ। मैं नहीं जा रही। उसके डीलों को बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर है। फायना ने ढोल की लारेब से लेकर वहाँ जाने से इनकार किया। अरे आप मुझसे कहिए, क्या काम है? मैं अभी फटाफट कर दूंगा। मुर्तज़ा इसी वक्त वहाँ आया और कुर्सी खींचकर उनके करीब ही बैठ गया। उसके चेहरे पर शरारत नाच रही थी। मुर्तज़ा भाई, जाएं ज़रा इस डीजी भाई को गला तो दबा कर आएं। लारेब ने फ़ौरन मुर्तज़ा से कहा। लारेब के भाई कहने पर उसके चेहरे का जाविया बिगड़ा था। यार, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं किसी का भाई भाई नहीं हूँ। तुम्हें बड़ी ख्वाहिश है मेरी बहन बनने की। अगर तुम ये भाई का सफीफा हटाकर ज़रा प्यार से कहो तो गला तो क्या, डायरेक्ट ऊपर पहुंचाना दूँ तो कहना। हमेशा कांटे ही भेजती हूँ मुझे ज़ख्मी करने के लिए। मुर्तज़ा ने आंखों ही आंखों में लारेब को मोहब्बत के तार भेजे। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ज़रा म्यूज़िक बंद करवाएं। इस बार नादल ने कहा तो वो एक नज़र लारेब पर डाली और सर हिलाता डीजे की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वो सभी लबों पर मुस्कुराहट लिए लारेब को घर आई थी। लारेब ने इन सबकी मुस्कुराती नज़रों के जवाब में लाइल्मी जाहिर करते हुए कंधे उचका कर की, ये क्या चल रहा है? अनादल ने लारेब को ठोंका दिया। कसम से अनादल, मुझे नहीं पता। लारेब ने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत सजाते हुए कहा। वाह वाह, क्या मासूमियत है। मलाइका ने भी लारेब की खबर ली। फाइका और अरफा भी उसे देखकर इशारे कर रही थी, जबकि ईमान मुर्तज़ा के दिल की कैफियत से वाकिफ थी। तुम लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है। लारेब ने ढोल की फाइका की तरफ धकेली। फाइका ने पहले पाइये कि मुज़दाक जल्दी ढोलकी पर अपना तसल्ला जमा। म्यूज़िक बंद हो चुका था। इसी दौरान गजनवी, ताहा, मुर्तज़ा और राहत खैरन बुबा के हमराही में परखा और सैरिश को सुर्ख चमकीले दोशाले के साए में लौन में लाए। सारे मेहमानों की नज़रें उन पर जमी थी। वो सब भी मोहब्बत भरी निगाहों से परखा और सैरिश को देख रही थी। वो लग भी तो बहुत प्यारी रही थी। हादी और मुस्तफ़ा पहले ही उनके लिए सजाएगी नशिस्त पर बरजमान थे और अब उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर अपनी जगह से खड़े हो गए थे। उनके आगे आगे खैरन बुआ थी, जो वक्फे वक्फे से लड़कों को हदायत देती जा रही थी। आहत तो अपनी शरारतों से बाज ही नहीं आ रहा था। खैरन बुआ कहती कुछ और वो करता कुछ, जिस पर खैरन बुआ गुस्से से लाल पिलवी हुई जा रही थी। जैसे ही परखा और सहरिश ने नशिस्त संभाली, उनके हाथों में जान आ गई। फाइका ढोलक बजा कम और पीठ ज्यादा रही थी और बाकी सब गाना सोचने में लगे थे। सारे मेहमानों का ध्यान पहले तो मायूं की दुल्हनों पर था, मगर जैसे वो शुरू हुई, सभी का ध्यान उनकी जानिब हो गया। यार, तुम लोग तो सोचते रहो, मैं तो गा रही हूँ। फाइका ने ढोलक बजाने से सुर्ख होती अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और फिर इन सभी को खुसर पुसर करते देखकर कहा। वो सब उसे देखने लगी। वो उसे रोकना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि वो एक गाना गाएगी और मजबूरन उन्हें भी उसका साथ दे। इससे पहले वो गाना सोचती, फायका शुरू हो चुकी। टप्पियां दिए वारी, मैं कुड़ी पशोर शहर टप्पियां तो ना हारी। जैसी फायका शुरू हुई, वो सब भी उसका साथ देने लगी। सारे मेहमान मुस्कुराते लबों के साथ तालियां बजाकर उन्हें दाद दे रहे थे। मुर्तज़ा, फ़रोज़ और आहद अपनी अपनी कुर्सियां खींचकर उनके करीब आ चुके थे। फायका ने अरफा को इशारा किया तो अरफा हंसते हुए गाने लगी। मेरी हूँ विच तू वसदा, जिथे तुझे चले वाही, जी करे ओथे ओथे बिछ जा। अरफा ने अपनी मीठी आवाज़ का जादू चलाया। अब वो सब हंसते हुए अरफा का साथ दे रही थी। अब वो सब लारैब को देख रही थी। अत्थे प्यार दी बिच कोई ना, तेरे नाल नहीं बोलना,
तेरे मुंह ते मुझ कोई ना। लारेब जैसे ही खामोश हुई, सब ने हंसते हुए उसे दाद दी। खैरन बुआ भी हंसती मुस्कुराती अपना गरारा संभालती उनके पास आकर बैठ गई और बाकायदा उनका साथ देने लगी। अब सबकी नजरें अनादल की तरफ उठी हुई थी। उसने गला खंगार कर तैयारी पकड़ी। मज़ा प्यार दा चख लांगे, जे तेरा हुक्म होवे तां दाढ़ी भी रख लांगे। अभी नादल ने मुंह खोला ही था कि मुर्तज़ा की बुलंद आवाज़ ने सबको हैरान कर दिया। साथ ही साथ वो अपनी नादीदा दाढ़ी पे हाथ फेरते लारेब को देख रहा था, जैसे उसे कह रहा हो कि कैसा रहा। लारेब एकदम से उसके जवाब देने पर कंफ्यूज हो गई, जबकि आहत ताहा और फिरोज मुर्तवा के साथ बैठे वाह वाह की गर्दान लगा रहे थे। मेहमानों की तालियां बजाकर दाद देने पर मुर्तज़ा ने खड़े होकर उनसे दाद वसूल की। हम लड़के वाले मुकाबला करेंगे। आहत ने अपनी धाक बिठाने जाए। अच्छा तो ये बात है, चलो लड़कियों तैयार हो जाओ। अनादल ने आस्तीन ऊंची करते हुए कहा तो मुर्तज़ा भी चंद और बदमाशियां की टोलियां ले आया। खानदान के सारे लड़के इनसे दो और दो चार करने पहुंच गए, लेकिन वो सब मुर्तज़ा और आहत के कान में न जाने क्या कह रहे थे कि वो उन्हें तसल्लियां दे रहे थे कि वो तैयारी करके आए हैं। कोठे ते आ माइया मिलड़ा ते मिल आके नहीं ते खसमा नु खामाइया। इन सब ने भी अनादल का साथ दे लड़कों को मैदान में आने का इशारा किया। अब मेरी बारी। मलाइका जल्दी से बोली। ठहरो ठहरो मलाइका बीबी, पहले मेरा जवाब तो सुन लो। अरे हमने इतनी तैयारी की और तुम लोग हमारी तैयारी मलिया मेट करने पर। अनादल को जवाब देना तो बनता है ना। बोल पड़ा, गाइए गाइए, आप भी अपना दिल ठंडा कर लीजिए। मलाइका ने ताहा को शाहाना अंदाज में इजाजत दी। अगले लम्हे वो अपना राग शुरू कर चुका था। की लेड़ा है मित्रानु, मिलने ते आ जामा, डर लगदा है छितरानु। आहद और ताहा ने मिलकर उन्हें जवाब दिया। बाद में मुर्तबा भी उनका साथ देने लगा, जिस पर सब हंस हंस कर बेहाल हो गए। इसी दौरान खैरन बुआ ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश किया, जिसका मतलब था कि अब वो अपनी पटारी में से कुछ निकालने वाली है। सभी परशोक निगाहों से खैरन बुआ को देख रहे थे। तुसी याद मैनू आंदे हो जी, मेरा नू लगदा हाय बड़ा ही सतांदे हो। खैरन बुआ की मामूली सी कपकपाहट लिए अब आवाज ने सबको पुराने दौर की सैर करवा दी तो सभी अश अश कर उठे। अब वो सब भी खैरन बुआ के साथ मिलकर गा रही थी। नित जिम जा वरदे हो, उत्थे कज करदे वी ओ या बस सेल्फियां कुड़दे हो। नादल ने नहायत ही नखरीले अंदाज में ताहा को देखा। रोज तुसी भी ते माल जांदे हो, हज़ारां विच लैके सेल्फी बस खाली हथ मुड़ांदे हो। मुर्तज़ा ने फर्जी कॉलर खड़े किए। बस चुप चुप, अब मेरी बारी। आमद हुई है। लारेब ने सबको खामोश होने को कहा। सारे शहर विच चर्चे मेरे, तेरे जे वेले तो चक हुंदे ते खर्चे मेरे। लारेब ने मुर्तज़ा को इशारा किया। ये मुझे वेला कह रही है, अभी ठीक करता हूँ। बताओ वो क्या था? मुर्तज़ा ने आहत से पूछा। आहत ने उसके कान में कुछ कहा तो उसने गला खंगारा। ਐਵੇਂ ਵੇਲਾ ਵੇਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਦੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੰਨਿਓ ਵੇਲੇ, तू दस केड़े चन चाड़दे हैं। मुर्तज़ा ने अपना बदला लिया। चलो भाई बहुत हो गया, मेरा ख्याल है अब रस्म कर दी जाए। शुमाइला बेगम हंसते हुए उनकी जानिब आई। अच्छी खासी रौनक लगा रखी थी उन्होंने। सारे मेहमान बहुत इंजॉय कर रहे थे। बस ताई अम्मी मेरी बारी। फाइका ने जल्दी से कहा, मैनू वसदा ए होटल थे, तेरा मेरा प्यार हो गया कोका कोला दी बोतल थे। फाइका ने जैसे ही मिसरा मुकम्मल किया, मेहमानों का कहका गूंज गया। चलो ईमान। अब वो सब ईमान के पीछे पड़ गई, जबकि वो सरनफी मिलाने लगी। मलाइका के बुलंद आवाज में कहने पर सब ईमान को देख रहे थे। अकीला बेगम भी मुस्कुरा रही थी। इतने दिनों में वो जब वो ढोलक लेकर बैठती थी, ईमान भी उनका साथ देती। चल अब गा ले, अब तो तेरा मियाँ भी आ गया है। खैरन बुआ ने हंसते हुए धीरे से कहा तो वो झिमक गई। बाकी सब भी हंस दिए। चलो ना ईमान, अब तुम्हारी बारी है। इन सब ने इसरार किया। गजनवी भी अकीला बेगम के साथ बैठा हुआ था। ईमान उसे वहां मौजूद देखकर हिचकिचाहट का शिकार थे। चलो ना बेटा, देर हो रही है, रस्म भी शुरू करनी है। शुमाइला बेगम नहीं मान, तुसी जितो ते मैं हारी जावा, इश्क दे खेड़ दे विच मैं लख लख वारी जावा। ईमान की मीठी आवाज सभी के साथ गजनवी के कानों से भी टकराई। वो हैरान हुआ मगर चेहरे पर किसी भी किस्म के पहले जज्बे को जगह नहीं दी। वाह वाह, खैरन बुआ समेत सब ने उसकी तारीफ की। गजनवी ईमान के अल्फाज में अटका था, जबकि वो इस जानिब देखने से गुरेज कर रही थी जहाँ वो बैठा था। एक और, हम सब मिलकर गाएंगे। मलाइका ने ईमान की जानिब देख कर कहा, इस रिश्ते नू प्यार कीए
اساتے دیوانے ہاں جد کہو جان وار دئیے۔ وہ سب اس کے ساتھ مل کر گانے لگی تھی۔ ایمان نظریں جھکائے خاموشی سے کلائیوں پر بندھے گجروں پر تھی۔ گلاب کی نم پتیاں اپنی ٹھنڈک اس کے اندر سموتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ہنکورے لینے لگے تھے۔ اس لمحے سے کیسے نکل سکتی تھی جب اس کے دل کے نہا خانوں میں چھپے اس شخص نے اس کے ملیح جذبوں کو اپنے سخت لہجے کی آگ سے جھلسا دیا تھا۔ وہ سب اس کے دل کی حالت سے بے خبر اب خیرن بوا کے ساتھ مل کر گانا گا رہے تھے۔ وہ نظر بچا کر وہاں سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد عقیلہ بیگم نے باقاعدہ رسم کا آغاز کیا۔ دونوں جوڑیاں تمام مہمانوں کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ سبھی ہادی اور مصطفیٰ کو چھیڑنے میں بھرپور کردار ادا کر رہے تھے۔ مصطفیٰ تو غزنوی کی طرح سنجیدہ مزاج کا تھا، اس لیے ان کی چھیڑخانی پر صرف مسکرانے پر اکتفا کر رہا تھا، مگر ہادی بھرپور جواب دے رہا تھا۔ سحرش اور پرخا دونوں ہی لبوں پر شرمیلی مسکان سجائے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ مایوں کے ساتھ مہندی کی رسم بھی ادا کر دی گئی تھی، کیونکہ اعظم احمد صرف گھر کی لڑکیوں کے کہنے کی وجہ سے ان رسموں کے لیے راضی ہوئے تھے، ورنہ وہ زیادہ رسموں کے قائل نہیں تھے۔ رسم ہو جانے کے بعد کام کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان سبھی نے مل کر کھانا کھایا۔ ارے یار ایمان کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی، عرفہ نے آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ اندر ہوگی، انادا نے ٹیبل سے نیپکن اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ خاموش سی نہیں لگ رہی تھی آج۔ فائقہ نے ٹیبل کے قریب ہوتے ہوئے تھوڑا رازداری سے کہا۔ نہیں تو مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا۔ لاریب نے اس کے اندازے کی تردید کی تو سبھی سر ہلا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ دیکھو آ رہی ہے ملائکہ کے ساتھ، انادل کے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ملائکہ اور ایمان انہی کی جانب آ رہی تھی۔ سحرش اور پرخا کے لیے وہی کھانا سرو کر دیا گیا تھا۔ عقیلہ بیگم ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ یار بڑی بھوک لگی ہے۔ ملائکہ ان کے قریب پہنچتی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ والی چیئر ایمان نے سنبھال لی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی کسی نہ کسی بات پر مسکراہٹ تھی تاکہ انہیں اس کے رویے کی تبدیلی کا اندازہ نہ ہو سکے۔ اس نے ان کے سامنے مسکراہٹ کا لبادہ اڑ رکھا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ اس تکلیف کو نہیں بھلا پا رہی تھی جس سے اس کا کچھ دیر پہلے سامنا ہوا تھا۔ ایمان تم ٹھیک سے کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ اپنے دھیان میں تھی کہ انادل نے اس سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے اور سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ ایمان نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ لگتا ہے نظر لگ گئی ہے تمہیں، آج لگ بھی تو بہت پیاری رہی ہو، اور تو اور غزنوی بھائی کی بھی نظریں تم پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے انہیں کی نظر لگی ہے تمہیں، جب بھی میری ان پر نظر پڑتی وہ تمہیں ہی دیکھ رہے ہوتے تھے۔ عائشہ نے اپنے پیروں سے لپٹے معاذ کو اٹھا کر گود میں بٹھایا اور ایمان کو شرارتی انداز میں دیکھا۔ باقی سب عائشہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ہنس رہی تھی، جبکہ ایمان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی اور اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ دیکھو تو شرما گئی ہے، ابھی بھی یہ غزنوی بھائی سے شرماتی ہے، لاریب ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ پھر ان سب نے اسی ہنسی مذاق میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد آہستہ آہستہ قریبی مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہوئے۔ وہ سب بھی کھانے کے بعد اب سحرش اور پرخا کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یار ایمان میں تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں، چلو اندر چلتے ہیں۔ جب تقریباً مہمان جا چکے تو سحرش نے ایمان سے کہا۔ ایمان سحرش کی طرف آئی اور اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پرخا بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی، اور سب کے رہنے کا انتظام عقیلہ بیگم کے پورشن میں کیا گیا تھا، کیونکہ اعظم احمد چاہتے تھے کہ دونوں بچوں کی رخصتی ان کے پورشن سے ہو، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ گیٹ پہ کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ کمیل اسے آتا دکھائی دیا۔ کب سے انتظار کر رہا تھا، کہا بھی تھا کہ میرے ساتھ چلو، مگر تمہیں تو اپنی کرنی ہوتی ہے۔ غزنوی اس پر برس پڑا۔ ارے ارے کیا ہو گیا، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کمیل نے اسے پہلی مرتبہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس یوں ہی انتظار کی کوفت سے گزر رہا تھا۔ غزنوی سے لیے آگے بڑھا۔ تم تو ایسے بیہیو کر رہے ہو جیسے میں تمہاری روٹھی ہوئی محبت ہوں۔ کمیل ہنستے ہوئے بولا تو وہ بھی ہنسنے لگا تھا۔ اچھا بتاؤ بھابھی کیسی ہیں؟ میں تو خاص طور پر ایمان بھابھی سے ملنے آیا ہوں۔ کمیل لون میں بیٹھے مہمانوں کے چہرے کو کھوجتا ہوا بولا۔ ہاں ہاں مل لینا، وہ لاپرواہی سے کہتا اسے عقیلہ بیگم سے ملوانے ان کے پاس۔ عقیلہ بیگم کمیل سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ پہلے کبھی اس سے ملی نہیں تھی، صرف اس کا نام ہی سنا تھا یا پھر غزنوی سے تھوڑا بہت ذکر سنا تھا۔ غزنوی کے لیے وہ پریشان رہتی تھی، مگر اب کمیل سے مل کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ابھی وہ کمیل سے اس کے خاندان والوں کا حال احوال پوچھ ہی رہی تھی کہ خیرن بوا اونچا اونچا بولتی وہاں آئی۔ عقیلہ بیگم، یہ میری بہن بلقیس اور ان کی بیٹی رقیہ،
खैरन बुआ ने अपने पीछे खड़ी किसी बुजुर्ग खतून का तारुफ अकीला बेगम से करवा दिया। साथ ही साथ अपने पास खड़ी सांवली सी मगर मुलायम नकोश वाली लड़की से भी तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बल्किस बेगम अकीला बेगम से मुआनका करने के लिए आगे हुई। अकीला बेगम भी उनके गले लग गई। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक। कुमिल और गजनवी अकीला बेगम से मिलने वाली खातून को देखकर हैरान रह गए। अरे बल्किस खाला, अब यहाँ, व्हाट अ सरप्राइज। कुमिल ने बल्किस बेगम को देखकर खुशी का इजहार किया था। बल्किस बेगम भी इन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई थी। ए लोंडो लड़को, तुम दोनों कैसे जानते हो मेरी बहन को? खैरन बुआ ने हैरानी से पूछा, जबकि अकीला बेगम भी हैरान नजर से गजनवी और कुमिल को देख रही थी। शाहगुल में इस्लामाबाद में जहाँ रहता हूँ ना, वहीं पड़ोस में बल्किस खाला भी रहती हैं। वहीं पे इनने मेरी और कुमिल की मुलाकात हुई थी। गजनवी ने अकीला बेगम से कहा। कैसे हो बेटा? बल्किस बेगम ने दोनों के सर पर हाथ फेरा और अकीला बेगम के सामने बैठ गई। जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? गजनवी ने जवाब दिया। खाला आप म्यूजिक एंजॉय करें, मैं ज़रा दादी से मिल लूँ। कुमिल ने बल्किस बेगम की तरफ देखकर कहा, जिस पर वह मुस्कुरा थी। वो दोनों बाएं जानब बैठे दादी की तरफ बढ़ गए, जबकि खैरन बुआ कुमिल के अल्फाज पर गौर करने लगी। अरे बेटा, ये कमाल क्या कहकर गया है? खैरन बुआ की अकल जब तक हार गई तो अकीला बेगम के साथ बैठी बल्किस बेगम की बेटी रुकैया से पूछा। खाला, वो इस मौसीकी की बात कर रहा था। रुकैया ने डीजे की तरफ इशारा किया, जब अपने लगाए गाने पर वही खड़े खड़े डांस भी कर रहा था। लो तौबा मेरी, ये आजकल के लोंडे भी ना। अरे हमें कह रहा था कि इस मोए, क्या नाम ले रहा था? हाँ, म्यूजिक म्यूजिक को सुने, ये कमाल ही कमाल है। हमें क्या जरूरत इस कमबख्त के नक्शे कदम पर चलने की। खैरन बुआ ने वहीं से डीजे को लताड़ा। अकीला बेगम और बल्किस बेगम उनकी बात सुनकर हंसती थी। खाला, कमाल नहीं, कुमील नाम है। रुकैया तो सही करना ना बोली। आए हाँ हाँ, वही कुमील। अम्मा बाबे ने कैसा मुश्किल नाम रख दिया बच्चे का, जुबान पे चढ़ने का नाम ही नहीं लेता। खैरन बुआ ठोड़ी पे उंगली रखकर हंसते हुए कहने लगी। बाकी सब भी हंस दिए थे। आज बारात थी, सभी सुबह से तैयारी में लगे हुए थे। बल्कि इस बेगम और उनकी बेटी रुकैया इस वक्त अकीला बेगम के कमरे में बैठी उनसे बात कर रही थी। रुकैया उनके करीब अपने कपड़ों का बैग खोले आज के लिए कपड़े निकाल रही थी। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बड़ा मुस्बिबल साहब है। उसने हमारी रुकैया बेटी के लिए कुछ बहुत बेहतरीन चुना होगा। बस मुइन बस मुइन वक्त का इंतज़ार करें। फिर वो आपने भी तो सुना होगा और आपको यकीन भी होगा कि जो वो देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। अकीला बेगम ने तस्बीह आंखों से लगाकर साइड टेबल पर रखी और रुकैया की जानिब मुलायम भरी निगाहों से देखा। रुकैया अपने कपड़े निकाल कर कमरे से बाहर चले गई। बल्कि इस बेगम ने उसे बड़े दुख से जाते देखा। उनके चेहरे पर छाया दुख अकीला बेगम को मजीद दुखी कर गया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर बहन, मैं अपनी बेटी को लोगों की तंज़िया बातों से बचाना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी में ही उसे उसके घर और शौहर के साथ बसा हुआ देखना चाहती हूँ। उसे खुश देखना चाहती हूँ। मेरी बच्ची की मुस्कुराहट छिन गई है। कल इतने दिनों बाद मैंने उसके चेहरे पर सुकून, इत्मीनान देखना चाहती हूँ। बल्कि इस बेगम ने आंखों में डोलती नमी को अपने दुपट्टे से पूंछा। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, इस पर तवक्कल रखिए, वो सब बेहतर करेगा। अकीला बेगम ने बल्किस बेगम की हिम्मत बंधाई। उसी का तो आसरा है अकीला बेगम। बल्किस बेगम ने गहरी सांस खारिज की और मुस्कुरा दी, यूं जैसे दुआ की कबूलियत का एहसास रूह में उतर गया हो। चलो ना ईमान, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें तैयार होने में? तुम्हारा वलीमा कल है, आज नहीं। फायका तेजी से कमरे में दाखिल हुई। माशाल्लाह, ईमान की सज धज देखकर फायका के मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला। वो इस वक्त बिल्कुल तैयार बेड पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे छाए तासरात फायका को कोई नाम नहीं दे पाई। फायका को वो थोड़ी सी कंफ्यूज लगी। इस तरह मुंह बनाए क्यों बैठी हो? क्या अभी किसी और कील कांटे से लेस होना बाकी है? फायका उसके पास आकर बैठ गई। ईमान ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर घबराए हुए चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान सजाकर नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, तो लगता है कि हमारी प्यारी भाभी साहिबा हमारे भाई का इंतजार कर रही हैं। बोलो ना। फायका ने उसके कंधे से कंधा टकराया। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये ड्रेस मुझे बहुत उलझन हो रही है। ईमान उठ खड़ी हुई। इस वक्त वो डल गोल्डन और डार्क ग्रीन कलर के फ्रॉक और डार्क ग्रीन चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कपड़ों के रंगों से मैच करती ज्वेलरी पहने वो चेहरे उलझन सजाए बैठे थे। ब्यूटेशन के नफासत से किए गए मेकअप ने
اس کے تیکھے نکوش کو مزید ابھارا تھا۔ بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی جس کے ہر بل میں چنا ایک ایک موتی، یوں لگ رہے تھے جیسے ستارے چمک رہے ہوں۔ کوئی نہیں، یوں ہی تمہیں لگ رہا ہے، اچھا بھلا تو ہے، بلکہ تم اس ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ بس میں ابھی بھائی دیکھیں گے نا تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور 3 دن تک بے ہوشی میں ایمان ایمان پکارتے رہیں گے، پکا دیکھ لینا۔ فائقہ نے ساتھ ہی بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ بھی کر ڈالی۔ غزنوی کا نام سن کر ایمان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ حالانکہ کل کے واقعے سے تو اس کی رہی سہی امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ کبھی کبھار غزنوی کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے جذبے تیرتے دکھائی دیتے تھے، اب وہ بھی کہیں گم ہو گئے تھے۔ بہت بھاری ہے، خاص طور پر یہ دوپٹہ۔ ایمان نے الجھن بھرے انداز میں دوپٹہ سنبھالا۔ یار تم نے کون سی کیٹ واک کرنی ہے؟ نیچے جا کر ایک چیئر پر فکس ہو جانا اور وہیں جمی رہنا جب تک مہمان چلے نہیں جاتے۔ فائقہ کے شرارتی انداز پر ایمان نے اسے گھورا۔ اور پھر جب لون خالی ہو جائے گا تو غزنوی بھائی کو بھیج دوں گی، وہ تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر منزل مقصود تک لے جائیں گے۔ فائقہ اس کی گھورتی آنکھوں کی پرواہ کیے بغیر ہنستے ہوئے کہنے لگی، جاؤ، میں نہیں جاتی تمہارے ساتھ۔ ایمان ناراضگی سے واپس بیڈ پر جا بیٹھی۔ اچھا بابا ناراض نہ ہو، میں نے آپ کی شان میں جو گستاخی کی ہے ملکہ عالیہ، اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ چلیے شاہی سواری نیچے لے چلیے، ہو سکتا ہے آپ کے بادشاہ سلامت بھی آپ کی راہ دیکھ رہے ہوں۔ فائقہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسی طرح اسے پکڑے پکڑے دروازے کی طرف بڑھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتی فائقہ تقریباً کھنچے ہوئے سے لون میں لائی تھی، جو آج بھی موقع کی مناسبت سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ آج کی سجاوٹ میں سرخ رنگ اور گلاب کے پھول کا استعمال کیا گیا تھا۔ چونکہ بارات نے ایک پورشن سے دوسرے پورشن جانا تھا، اسی وجہ سے سبھی ریلیکس تھے۔ پرخا اور سہرش عروسی جوڑے میں ملبوس دلہن بنی سب کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ فائقہ اسی لیے سامنے والی نشست کی جانب آئی جہاں وہ سبھی بیٹھی تھی۔ ماشاء اللہ، ہماری بھابھی صاحبہ کس پہ چھریاں چلانے کا قصد کیے ہوئے ہیں؟ ملائکہ نے ایمان اور فائقہ کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ رقیہ، نادل، عرفہ، عائشہ اور لاریب نے بھی اس کی نظروں کا پیچھا کیا۔ واو، کتنا پیارا ڈریس ہے، اور تم لگ بھی کتنی پیاری رہی ہو۔ لاریب نے تو صفی نظر سے ایمان کو دیکھا۔ ہاں بالکل، رقیہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں ذرا شاگل سے مل کر آتی ہوں، ایمان ان سے کہتے پلٹ گئی۔ ان سب سے کچھ ہی فاصلے پر عقیلہ بیگم اور بلقیس بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ عقیلہ بیگم کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ اس سے غزنوی کے متعلق پوچھنے لگی۔ ماشاء اللہ، یہ غزنوی کی دلہن ہے؟ بلقیس بیگم نے خیرن بوا کے کان کے قریب ہو کر پوچھا۔ ہاں، بڑی خاموش طبع بچی ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والی، بس یوں سمجھو اللہ میاں کی گائے ہے۔ خیرن بوا اس کی تعریف میں رتب السان تھی، لگتی بھی ہے، ویسے چاند سورج کی جوڑی ہے، اللہ بری نظر سے بچائے۔ بلقیس بیگم اب قدرے بلند آواز میں بولی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ اپنی رقیہ کی کہیں بات چلائی یا نہیں؟ آئے، اب تو بچی کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، اصغر میاں سے کہو کہ کسی سے کہے۔ آئے، گھر بیٹھے تو رشتے آنے سے رہے، نصیب ہمارے، انہوں نے بھی گھر میں رشتے دیکھے، ورنہ مصطفیٰ بہت اچھا بچہ ہے۔ میں یہی بات کرتی تو مجال ہے کہ اعظم احمد انکار کرتے اور نہ ہی عقیلہ بیگم انکار کرتی۔ خیرن بوا نے ایک سر دابڑتے ہوئے کہا۔ بس آپا، یہ تو قسمت کے کھیل ہیں، میری رقیہ کے بھی اللہ نصیب اچھے کرے اور اسے سارے جہاں کی خوشیاں دے، آمین۔ بلقیس بیگم نے عقیلہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ایمان کو دیکھا۔ آمین آمین، خیرن نے بھی آمین بولا۔ اس دوران ایمان وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ کہاں ہے بابی؟ کمیل نے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے پوچھا۔ یہیں کہیں ہوگی، وہ رہی۔ غزنوی نے بھی ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ایمان سے شمائلہ بیگم کے ساتھ کھڑی دکھائی تھی۔ اس نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا، کمیل تیز تیز قدم اٹھاتا ایمان کے پاس پہنچ گا۔ السلام علیکم بھابھی۔ کمیل نے سلام کے ساتھ ساتھ 32 کے 32 دانتوں کی نمائش کرنا ضروری سمجھا تھا۔ شمائلہ بیگم جو ایمان سے بات کر رہی تھی، اس اچانک افتاد پر ہنس تھی، جبکہ ایمان نے اشارے سے سلام کا جواب دے کر سوالیہ نظر سے شمائلہ بیگم کی جانب دیکھا۔ یہ غزنوی کا بیسٹ فرینڈ ہے، کمیل موسیٰ، اسلام آباد میں غزنوی کا بزنس پارٹنر بھی ہے۔ شمائلہ بیگم نے کمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی بھابھی، کیسی ہیں آپ؟
कुमिल्ला पूरी तरह ईमान की तरफ मुतवज्जो था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ईमान ने पूछा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, मैंने आपको तंग तो नहीं किया? शायद आप किसी काम से जा रही थी। कुमिल ने गजनबी की तरफ देखा, जो अभी उसके पास आ खड़ा हुआ था। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईमान मुस्कुराई। तो फिर भाभी, कब आ रही हैं आप इस्लामाबाद? कुमिल ने गजनबी की आंखों में दिखते गुस्से की परवाह न करते हुए ईमान से कहा, शादी के बाद। ईमान ने धीरे से कहते हुए गजनबी को देखा, जिसने उसकी जानब देखा तक नहीं था। इसका वहाँ गया काम, ये यहीं रहेगी। कुमिल के सामने गजनबी का इस कदर सर्द और हितकमेज़ अंदाज ईमान को शर्मिंदगी के एहसास से दो चार कर गया। उसे लगा जैसे गजनबी ने उसे सारी दुनिया के बीच ला खड़ा कर दिया और सब उसे मजाक उड़ाती नजरों से देख रहे हैं। उसके अंदर छनाके से कुछ टूट गया। उसके लिए मजीद वहाँ खड़े रहना मुमकिन नहीं रहा था, और इससे पहले कि गजनबी कुमिल की मौजूदगी का लिहाज बाला ताक रख कर उसकी मजीद बेइज्जती करता, वो वहाँ से हट गई। ये क्या तरीका था? कुमिल को ऐसा अंदाज कतई पसंद नहीं आया था। मैंने ऐसा क्या कह दिया? वो लापरवाही से बोला। कुमिल ने उसके लापरवाह अंदाज को नापसंदीदगी से देखा। वो कुछ कहने वाला था कि गजनबी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे कोई शौक नहीं अपनी शादी का सर्टिफिकेट साथ साथ घुमाने का। जिन्होंने करवाई है उन्हीं के पास रहे। आई डोंट नीड हर। ये कहकर वो वहाँ रुका नहीं, जबकि कुमिल अफसोस से उसे जाता देखता रहा। गजनबी तो चला गया था, मगर उसके रिश्ते की हकीकत करीब से गुजरती आयशा के कानों तक भी पहुंच गई थी। वो अब समझी थी इन सबको कभी ईमान के चेहरे के फीके रंग दिखाई नहीं दिए, और अगर कभी दिखे भी तो उन्होंने इसे ईमान की संजीदगी से मशरूत किया था। खाने के दौरान आयशा खामोशी से ईमान का जायजा लेती रही। आज वो आयशा को मामूल से ज़्यादा खामोश लगी थी। थोड़ी देर बाद रुखसती का शोर हुआ तो परखा और सैरिश को रुखसत कर दिया गया। मेहमान रुखसत हुए तो सब थके मांदे अपने अपने पोर्शन में आराम की घर से चले गए, लेकिन लड़कियां अभी तक वहीं गपशप लगा रही थी। ईमान अकीला बेगम के कमरे में थी। आयशा अपी, आप इतनी खामोश क्यों हैं? अनादर ने आयशा को किसी गहरी सोच में गुम देखकर पूछा। नहीं तो बस थोड़ी थकावट हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम लोग भी सो जाओ। आयशा ये कहकर उठ गई। उसके लिए वहाँ मजीद बैठना दो भर हो रहा था। वो सब उसे हैरानी से जाते देख रही थी, और आयशा अंदर जाते हुए ये सोच रही थी कि वो इस बारे में ईमान से बात करेगी। आयशा के जाने के बाद वो सब वहाँ कुछ देर बैठी गपशप लगाती रही, फिर सब सोने चले गई। वो कमरे में आई तो गजनबी मोबाइल हाथ में लिए बेड पर नींद दराज था। उसने बिना आहट पैदा किए दरवाज़ा बंद किया। गजनबी ने एक लम्हे को मोबाइल से नज़र हटाकर उसकी जानिब देखा और फिर वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया। ईमान ने उसके चेहरे पर बीते लम्हे की झलक ढूंढने की कोशिश की, मगर वहाँ हमेशा की तरह उसका चेहरा सपाट था। वो भी सर झटक कर खामोशी से सोफे की तरफ बढ़ गई। सोफे पर बैठकर उसने पैरों को सैंडल्स की कैल से आज़ाद किया। कुछ देर दोनों हाथों से पैरों को दबाती रही। हील्स कभी पहनी नहीं थी, इसलिए पैर दुखने लगे थे। ये लाइट ऑफ कर दो। गजनबी ने मोबाइल साइड टेबल पर रखा और लेटते हुए कदरे बुलंद आवाज़ में उससे कहा। ईमान के हाथ थम गए। उसका जी चाहा उसकी बात को इग्नोर करे और वहीं बैठी रही, मगर वो अलमारी की तरफ बढ़ गई, अपने कपड़े लिए और वाशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो वाशरूम से निकली तो कमरे में घुप अंधेरा था। उसके वाशरूम जाने के बाद गजनवी ने उठकर लाइट ऑफ कर दी थी। ईमान अंधेरे में अंदाजे से चलती सोफे तक आई थी। कुशन पर सर रखे ही एक बार फिर से वो मंजर उसकी आंखों के आगे घूम गया। वो उठ बैठी। उसे कुमिल का हमदर्दी भरी निगाहों से अपनी जानिब देखना याद आया। गुस्से की एक शदीद लहर उसके अंदर उठी। वो तेजी से सोफे से उतरी और लाइट ऑन की। ट्यूब लाइट ऑन होते ही वो पूरा कमरा रोशनी से भर गया। गजनबी अभी सोया नहीं था। उसने फौरन आंखें खोली। अब इस वक्त क्या प्रॉब्लम है? उसने ईमान को स्विच बोर्ड के पास खड़े देखा तो उठ बैठा और गुस्सीले लहजे में उससे इस्तफसार किया। वो कुछ नहीं बोली, बस यूं ही खड़ी संजीदा नज़रों से गजनबी को देखती रही। उसके चेहरे और आंखों की संजीदगी ने गजनबी को हैरान किया। ईमान, लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। इस बार वो कदरे नरम आवाज़ में बोला था। वो धीरे धीरे कदम उठाती बेड के करीब आई थी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको मुझसे जो भी प्रॉब्लम है या मुझ पर गुस्सा है तो अपना अरमान यहीं इस कमरे में पूरा कर लिया करें। किसी के भी सामने मेरी तौहीन करना, इसकी इजाज़त मैं कतई आपको नहीं दूँगी। अगर आइंदा आपने ऐसा किया तो ईमान की आवाज़ धीमी मगर लहजा सख्ती लिए हुए था, तो